ऋषिकेश के तटों में लिखा हुआ है, यह ज्ञान ना दे, यह ज्ञानी अनेक है। अगर इसी विचार से आपको मेरी ये सारी बातें सुनना पसंद नहीं तो आप सीधा सीधी मूल कहानी पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स बनाए हुए हैं, आप सीधा सीधी स्टोरी स्टार्ट वाले चैप्टर पर जाके मूल कहानी पर पहुंच सकते हैं। खैर, आज का विषय थोड़ा सा हटके है। आज हम उस बात की बात करेंगे जिस बात को करना हम बंद कर चुके हैं। सवाल। हम सवाल करना बंद कर चुके हैं। हम सही व्यक्ति के सामने सही तरीके से सही सवाल करना बंद कर चुके हैं। कहते हैं कि सवाल ज्ञान प्राप्ति करने का एक उच्चतम खोज है, और इस खोज को सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति थे सुकरात। सोक्रेटिस या फिर सुकरात, जो भी कह लीजिए, इस व्यक्ति का विचार आज हमें जानना बेहद जरूरी है। तो कौन थे ये व्यक्ति और क्यों जानना है हमें इनके बारे में? सुकरात को जानने के लिए हमें अपनी गाड़ी को भारत से पश्चिम दिशा की ओर, यानी यूरोप के एक छोटे से देश जिसका नाम है ग्रीस या फिर यूनान कह सकते हैं, उसके ओर मुड़ना होगा। आज ये देश काफी छोटा देखने में मालूम होता है, लेकिन आज से कई साल पहले ये देश अपने ज्ञान, विज्ञान और शक्ति के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, और इसी देश में रहा करते थे सुकरात। लगभग 500 से 400 बीसी का समय था जब सुकरात यहाँ रहा करते थे। समाज के तथाकथित सौंदर्य बोध के आधार पर अगर सुकरात के मुखमंडल को देखा जाए तो कहा जा सकता था कि सुकरात देखने में बदसूरत थे, मगर हम जानते हैं कि उनकी बदसूरती उनके चेहरे से नहीं बल्कि समाज के क्रूर नजरिए से प्राप्त हुआ ढांचा है। सुकरात सवाल बहुत करते थे। सुकरात का मानना था कि सवाल से ही उत्तर मिलेगा, और उत्तर ही है जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग तय करेगा। इसीलिए सही तरीके का सवाल अगर सही व्यक्ति के सामने रखा जाए तो हम ज्ञान को पा सकते हैं। भैया पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा, क्यों? चाहे किसी से भी हो। सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? क्यों जी? सवाल ही के अंदर सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल, सवाल से जवाब निकलता है और जवाब से फिर सवाल निकलता है। सारा जवाब सवाल में ही होता है। सुकरात के इसी तरीके को हम डायलेक्टिकल अप्रोच कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि अगर हम निरंतर किसी चीज के बारे में किसी व्यक्ति के सामने प्रश्न करते रहे तो हमें उससे निकलने वाले जो उत्तर है वो मिलता रहेगा, और अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र में झूठ बोल रहा है तो हम उसके झूठ को भी प्रश्नों के माध्यम से खोज पाएंगे, और अगर वो व्यक्ति सच बोल रहा है तो हम प्रश्नों के माध्यम से ही उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सुकरात बड़े अफलातून व्यक्ति थे भाई। जो भी उनके सामने आता, या तो वो उनके प्रश्नों से बचने की कोशिश करता या फिर वो सुकरात का दीवाना हो जाता। उस समय के नौजवान सुकरात के बड़े दीवाने थे। वे सुकरात के सामने पहुंचते और उनको सुनते रहते थे। उनके बातों में ऐसे तार्किक पहलू हुआ करते थे कि कोई भी उनसे बच नहीं पाता था। उस समय यूनान में लोगों का मानना था कि भगवान कई सारे होते हैं, लेकिन सुकरात का मानना था कि भगवान एक होता है। उन्होंने अपने बातों को प्रमाण करने के लिए काफी सारे तर्क दिए, और काफी नौजवान भी उनके बातों से प्रभावित हुआ करते थे। उस समय वहाँ के बड़े अमीर और शक्तिशाली वर्ग उनसे काफी ज्यादा नाराज हुआ करते थे। उनका मानना था कि अगर इसी तरह सुकरात अपने बातों से नौजवानों को भटकाते रहेंगे तो देखते ही देखते ये पूरा का पूरा प्रशासनिक प्रणाली खत्म हो जाएगा इस देश में, और इसीलिए उन्होंने सुकरात को रोकने के लिए उन्हें मृत्यु दंड देने की ठानी। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार हमें ये पता चलता है कि उनके मृत्यु दंड से कुछ समय पहले एक शिष्य जिनका नाम प्लेटो था, उन्होंने उनके मृत्यु दंड को रोकने की काफी कोशिश की। कहते हैं उन्होंने जेलर से लेकर सैनिक और सीमा में खड़े सैनिकों तक को भी पैसे खिलाकर आराम से सुकरात को बाहर निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए थे, लेकिन अंत में सुकरात इन बातों पर समर्थन ना देते हुए अपने मृत्यु दंड को ही चुनना स्वीकार किया, और अंत में उन्हें एक प्रकार का जहर जिसका नाम है हेमलॉक वो देकर मार डाला गया। सुकरात आज हमारे बीच नहीं है,
लेकिन आज भी हम सुकरात के बातों को, उनके विचारों को पढ़ते रहते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें। चलिए फिलहाल इसी नोट के साथ आज की बातचीत यहाँ पर ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नए भाग के कहानी की ओर। कहानी के सबसे शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शिनशी बैठा हुआ है और उसके गोद में बैठी हुई है जाओचियार। शिनशी जाओचियार से कहता है, बच्चे तुम यहाँ काफी दिनों से हो, अगर तुम्हें कल्टीवेशन के विषय में कुछ जानकारी पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हो। ये सुन जाओचियार कहने लगती है, मैं कल्टीवेशन के सारे तरीके को समझ पा रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसके शारीरिक रूप में घुस नहीं पा रही हूँ। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, कोई बात नहीं, इतना हड़बड़ी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो मन ही मन में सोचता है, भाई ये लड़की यहाँ से उठ क्यों नहीं रही है। कुछ समय बाद जाओचियार हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर आप तो बड़े अद्भुत हैं, आप मेरे लड़की होने के बाद से चौंके नहीं। क्या आपको पहले से पता था कि मैं कौन हूँ। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारा क्लैन काफी कमजोर हो चुका है और ये दुनिया भी एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने एक लड़के का भेष इसलिए डाला होगा ताकि तुम अपने आप को सुरक्षित कर पाओ और अपने कल्टीवेशन की यात्रा को सफल कर पाओ। ये कहते ही वो मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, कैसे इस कहानी का हीरो एक लड़का से लड़की बन गया, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब इस कहानी का क्या होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अपना हीरो इतना सारा हिरम बनाता है उसका क्या होगा। खैर जो भी हो, मुझे आगे देखना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमीज से एक पुस्तक निकालकर सामने रखता है और वो कहता है, जाओचियार तुम्हारे पास 5 स्पिरिचुअल रूट का एलिमेंट है, इसलिए तुम सबसे पहले ची रिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैसे भी कर तुम्हारे ची को रिफाइन करने का कोशिश करूंगा। और वो फिर आगे कहता है, आज मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने का कुछ बेसिक रूल सिखाऊंगा। ये सुन जाओचियार कहने लगती है, ठीक है मास्टर। अब हल्का सा सीन चेंज होता है। हमें सबसे पहले हान जियानपी को दिखाया जाता है। हान जियानपी हाथों में प्लेट लिए कहने लगती है, एल्डर सिस्टर आज मैं मास्टर के लिए 2 बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाई हूँ। ये सुन डोंग युलिंग कहने लगती है, मास्टर काफी खुश होंगे ये देखकर। डोंग युलिंग के इस तरीके का हाल को देखकर हान जियानपी सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है एल्डेस्ट सिस्टर को। आजकल एल्डेस्ट सिस्टर काफी अजीब सी बातें करती रहती है और उनका व्यवहार भी काफी बदला बदला सा महसूस होता है। कुछ समय बाद कांग युलिंग और युनहू खाने के टेबल की ओर आती है। युनहू कहती है, मैंने मास्टर को खबर दे दी है, मास्टर और जाओची अभी कुछ समय में ही आ जाएंगे। और वहीं कांग युलिंग कहती है, अरे वाह क्या बढ़िया सुगंध है, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अब जैसे ही युनहू टेबल के सामने आती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो मैजिकल क्रेन का मांस है। वो घबराते हुए हान जियानपी से कहने लगती है, सिस्टर ये तो क्रेन का मांस है ना, मास्टर ने तो हमें इसका अच्छे से देखभाल करने के लिए कहा था, तो फिर तुमने इस तरीके का डिश आखिर क्यों बनाया। लेकिन इससे पहले हान जियानपी कुछ कहती, उससे पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर और जाओचियार खाने के कमरे की ओर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जाओचियार से कहने लगता है, आज हमने काफी मेहनत की है, चलो अब बढ़िया खाना खाते हैं। ये बोलते हुए वो अंदर की ओर आता है और वो सोचता है, हालांकि मेरा शरीर गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुका है, इसलिए मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करे, ये स्वाद बड़ी ही उम्दा चीज है। ये कहते ही वो खाने की ओर देखने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये तो क्रेन का मांस है। वो सोचता है, अरे वाह क्रेन का मांस, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन फिर उसे याद आता है, अरे ये तो क्रेन का मांस है और ये भी फीमेल क्रेन का, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मास्टर की इस तरीके का बड़बड़ाहट को सुन जाओचियार कहने लगती है, अरे वाह मास्टर तो मांस को देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये फीमेल है कि मेल है। यह बात सुन युनहू जाओचियार को चुप होने को कहती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर
उनके ओर गुस्से से देखता है और कहता है, कौन है जिसने इस तरीके का काम किया? मास्टर को इतना गुस्से में देख सभी डिसाइपल घबराते हुए झुक जाते हैं और मास्टर से माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर मास्टर अपने गुस्से को शांत कर उन सब से पूछता है, अब बताओ किसने किया ये? ये कहते ही वो मन ही मन में सोचता है, खैर जो भी हो, मुझे इस तरीके से इन सब से बात नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद पीछे से किसी ने जवाब दिया, मास्टर वो मैं थी जिसने हांजी एनपी को इस तरीके का काम करने को कहा। मास्टर मुझे आप पनिश्ड कीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। फिर वो मास्टर के सामने गिर जाती है और मास्टर से गिर गिराकर अपने पनिशमेंट की इच्छा मांगती है। डोंग यूलिंग की इस तरीके का हालत को देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है इस लड़की को, ये ऐसे क्यों बात कर रही है? खैर जो भी हो, मुझे इसे अब पनिश्ड करना ही होगा, वरना ये सब मुझ पर शक करेंगे। इसके बाद जाओचियर मास्टर से पूछती है, मास्टर क्या आप एल्टी सिस्टर को सजा देंगे? जाओचियर की बात सुन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, अब तो मुझे इसे मारना ही होगा। मुझे लगता है हल्का सजा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग को सामने आने को कहता है। डोंग यूलिंग सामने आती है तो शिनशी उसे झुकने को कहता है। फिर शिनशी अपने हवस और शर्म को दूर करते हुए डोंग यूलिंग को सजा देने के लिए तैयार होता है। सजा देते हुए वो डोंग यूलिंग से कहता है, तुम सबसे बड़े हो और तुमने ये गलती कैसे कर दी? सभी डिसाइपल्स ये देखो और सीखो, ये तुम्हारे लिए सबक है। अगर तुम सब गलती करोगे तो तुम्हें भी इस तरीके का सजा मिलेगी। डोंग यूलिंग के सजा को देख सभी हैरान और शर्माने लगते हैं। फिर अचानक हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है, अरे ये तो सजा का मजा ले रही है। फिर वो अचानक सोचता है, क्या ये लड़की मैसोकिस्ट है क्या, जिसे सजा से प्यार है? शायद यही वो कारण था कि वो इस विलन को अंत तक नहीं छोड़ती। फिर सजा देने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बड़े मायूसी से वहां से जाने लगता है और वो उन सब से कहता है, मेरा पेट भर गया है, तुम सब खा लो। मास्टर के जाने के बाद सभी डिसाइपल्स डोंग यूलिंग को घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं, सिस्टर क्या आप ठीक है? डोंग यूलिंग फिर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो यूनहू को इशारे से सामने बुलाती है और उसके कानों में कहती है, सिस्टर क्या तुम मेरे लिए अंडरशर्ट ला सकती हो? यह सुन यूनहू दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। अब जाओचियर डोंग यूलिंग को बड़े ध्यान से देखने लगती है और फिर कुछ समय बाद वो हंसने लगती है। और यहीं पर हमारी इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।